हेलो क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ देखा था स्लीप्स के बारे में, जिसमें स्टेजेस ऑफ स्लीप थे और रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, हमने काफ़ी कुछ बात किया था। अभी सारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। आज से जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन के बारे में। आखिर कौन सी ड्रग्स हैं जो सेडेटिव के तरीके से काम करेंगी, कौन सी ड्रग हैं जो हिप्नोटिक के तरीके से काम करेंगी। ठीक है। तो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स को उनकी केमिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लिनिकल यूज़ के बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। तो इन सभी ड्रग्स का जो मेन एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन प्रोड्यूस करना होता है। मैंने आपको डिप्रेशन और सप्रेशन इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपकी प्रीवियस क्लास में बताया। डिप्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को धीरे धीरे कम करना, और सप्रेशन का मतलब होता है उन चीज़ों को एकदम रोक देना। तो हम डिप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पोटेंसी है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और सेफ्टी प्रोफाइल अलग अलग हो सकती है। दैट्स इट। तो आज के क्लिनिकल प्रैक्टिस में बेंजोडाइजेपिन्स और नॉन बेंजोडाइजेपिन्स सबसे कॉमन प्रिस्क्राइब्ड सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है। ठीक है। मैंने क्या बोला, बेंजोडाइजेपिन्स और नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। जबकि बारबिचुरेट्स जो आप देख रहे हो इनका यूज़ बहुत कम हो गया है, क्योंकि इनका सेफ्टी मार्जिन कम है। ठीक है, इसलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे। आप इसमें देख पा रहे हो बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है। इसमें हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जन और भी आती है मसल रिलैक्सेंट्स जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। ठीक है। तो अब जैसे हिप्नोटिक्स में आप देख रहे हो डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, अल्प्राजोलाम। ठीक है। एंड टेमाजेपाम वगैरह वगैरह। तो इसमें कुछ ड्रग्स मैं आपको कॉमन बताऊंगा। वापस से आप एंटी एंजाइटी में देखो, यहाँ पे डायजेपाम है। ठीक है। क्लोरोडाइजेपॉक्साइड, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम ये नींद के लिए स्पेशली काम आती है। एंटी कन्वर्जन में भी डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम और क्लोबाजेपाम आप देख रहे हो। ठीक है। फिर नॉन बेंजोडाइजेपिन, इसको हम जी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें आप जोपिक्लोन, एस जोपिक्लोन, जोल्पिडेम और जेलप्लॉन, ये सारी चीज़ें। फिर बारबिचुरेट्स में आप क्या देखोगे, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में कौन सी है, फिनोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी है, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी है, थायोपेंटोन एंड मैथोएक्सीटोन। ठीक है। फिर अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स में इसमें क्लोरल हाइड्रेट, ट्राइक्लोफॉस, पैराडिहाइड, ठीक है, ग्लूटाथिमाइड, मेथाकोलोन और नप्रोबामेड, प्रोमेथाजीन, क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, अमिट्रिप्टाइलिन एंड मॉर्फिन। क्योंकि देखो इसमें अब अगर जो भी आप देखोगे इसमें अलग अलग है। जैसे कि मेलाटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ठीक है। और एक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, सेरेटिव एंटीहिस्टामिन्स हैं, एंड जैसे कि ये क्लोरप्रोमाजीन वगैरह। ठीक है। और कुछ ओल्डर सेरेटिव एजेंट्स हैं जो बहुत रेडली यूज़ किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्टली कौन सी है, अभी हम बात करेंगे बेंजोडाइजेपिन्स। देखो, बेंजोडाइजेपिन्स सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स की सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज क्लास है। इनका इंट्रोडक्शन 1960s में हुआ था और इन्होंने बारबिचरेट्स को लार्जली रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो ये ड्रग्स गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड करके गाबा के इनहिबिटरी इफेक्ट को इन्हेंस करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, सीरियस डिप्रेशन हो जाता है। शायद ये लाइन आपको समझ में ना आए, आगे मैकेनिज्म में हम डिक्लेयर कर लेंगे। फिर मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन से इसमें है, सेडेशन है और हिप्नोसिस, मतलब स्लीप इंड्यूस करा सकती हैं ये दवाइयाँ। आप एनजियोलाइटिक भी देख रहे हो। एनजियो का मतलब एनजाइटी, लाइटिक का मतलब उसको कम करना, तोड़ना, एनजाइटी को कम करना। एंटी कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब जो दौरे पड़ते हैं। ठीक है। तो उनको रोकना। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जैसे एंटी स्पास्मोटिक दवाइयाँ आती हैं उस तरीके से। एमनेसिया, कुछ ड्रग्स नींद, एमनेसिया का मतलब होता है चीज़ों को कुछ समय के लिए भूल जाना। ठीक है। तो ये भी इसका है। तो बेंजोडाइजेपिन्स एज अ जब हिप्नोटिक
यूज़ करेंगे तो ये ड्रग्स मेनली इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्टिंग में से ट्राइआज़ोलाम आ जाता है, ठीक है। और जो टेमाज़ेपाम आप देख रहे हो इसमें, ठीक है। इसके अलावा एस्टाज़ोलम या लॉर्मेटाज़ेपाम वगैरह, लॉन्ग एक्टिंग में नाइट्राज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, क्लोराज़ेपाम, ठीक है। और इसके अलावा जो क्लिनिकल यूज़ अगर की बात करें तो स्लीप इंड्यूस कराएंगी, स्लीप को मेंटेन करेंगी, और नॉकटर्नल अवेकनिंग रिड्यूस करेंगी, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, इन चीज़ों में। तो अगर हम बेंजोडाइज़ेपिन्स को एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग्स की बात करते हैं तो ये ड्रग्स एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत इफेक्टिव होती हैं। एग्जांपल में आप डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, अल्प्राज़ोलम, क्लोनाज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम देख रहे हो, ठीक है। तो जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें पैनिक डिसऑर्डर्स में, एक्यूट एंजाइटी अटैक्स में, या प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले लोग एंजियस होते हैं, थोड़ा सा नर्वस होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स वगैरह, इन चीज़ों में, ठीक है। तो क्यों बेंजोडाइज़ेपिन्स को एज अ एंटी कन्वल्सेंट यूज़ करते हैं? देखो, सीजर्स में न्यूरॉन्स जो हैं हमारे बहुत रैपिडली और एबनॉर्मली फायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है, ठीक है, इसमें गाबा मेडिटेड इनहिबिशन इंक्रीज करती है, न्यूरोनल फायरिंग को सप्रेस करती है, और एक्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। इससे सीजर्स जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। तो डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम और मिडाज़ोलम, ठीक है, इनको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस, सबसे इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, फब्राइल सीजर्स, एक्यूट कन्वर्जन्स, एपिलेप्सी, इन चीज़ों में, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट्स खैर इसमें है तो नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, डायज़ेपाम जैसी जो बेंजोडाइज़ेपिन्स, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में इनहिबिटरी पाथवेज को इन्हेंस करके जो स्केलेटल मसल की जो टोन है ये रिड्यूस करते हैं। तो जो मसल्स में ऐंठन होती है या सेरेब्रल पैल्सी है, जो स्पास्टिसिटी है, या जो बैक पेन एसोसिएटेड जो मसल स्पाज्म की वजह से होता है, ठीक है, इन चीज़ों में। बेंजोडाइज़ेपिन्स का जो फ़ायदा ये है कि थेराप्यूटिक डोजेस में सेफ होता है ये, बहुत लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमको देखने को मिलता है, और बहुत लेस फेटल इन ओवरडोज कंपेयर्ड विद बारबिटूरेट्स। स्लीप क्वालिटी बेटर होती है, लेस अब्यूज़ पोटेंशियल, मतलब लोग इसका गलत यूज़ करके बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर नहीं पाएंगे गलत तरीके से, ठीक है। हाँ, ऑल्दो इसकी आदत लग सकती है, वो बात अलग है, ठीक है। एंड बेटर थेराप्यूटिक इंडेक्स इस तरीके से। अभी हम बात करेंगे नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स, जो जी ड्रग्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। देखो, इन्हें जी ड्रग्स कहा जाता है क्योंकि इनके नाम में ज़्यादातर इनका जो नाम है वो जेड से ही शुरू होता है, ठीक है। ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडम, ठीक है, ज़ैलोक्लोन या एज़ोपिक्लोन। तो ये केमिकली बेंजोडाइज़ेपिन नहीं होते हैं, लेकिन ये भी गाबा ए रिसेप्टर के बेंजोडाइज़ेपिन साइट जो थी, स्पेशली अल्फ़ा 1 सब यूनिट आगे बताऊँगा आपको मैं, उससे सिलेक्टिवली एक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये मेनली स्लीप प्रमोटिंग रिसेप्टर्स को ही एक्टिवेट करती हैं। रिजल्टेंट स्लीप ऑनसेट थोड़ा फास्ट होता है, रात को जगने वाला जो सीन आता है वो बहुत कम होता है, और मॉर्निंग ड्राउजीनेस रिलेटिवली कम होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल यूज़ क्या है? इंसोमिया, डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep, स्लीप मेंटेनेंस, ड्रग डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। तो फ़ायदे इसके ये है कि फास्टर ऑन, थोड़ा ऑनसेट फास्ट होता है इसका, ठीक है। डे टाइम सेडेशन बहुत लेस होता है, लेस मसल रिलैक्सेशन, लेस एंटी कन्वर्जन इफेक्ट, लोअर रिस्क ऑफ डिपेंडेंस, ऑल्दो मिसयूज इज स्टिल पॉसिबल, ठीक है। बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लीप आर्किटेक्चर वगैरह, वेल। अभी हम मेजर क्लास की बात कर रहे हैं जो कि है बारबिचुरेट्स। देखो, बारबिचुरेट्स सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की ये बहुत पुरानी क्लास है। ये भी गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करती है, लेकिन गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल को
जी और लंबे ड्यूरेशन तक एक्टिव रखती है, मीन्स ओपन रखती है, ठीक है। अब हाई डोज पर ये गाबा के बिना भी क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट कर सकती हैं, इसीलिए इनका सीएनएस डिप्रेशन ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इसी वजह से ओवरडोज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और जो कोमा का रिस्क है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखिए, आप देखिए इसमें लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में जो आप फिनोबार्बिटोल और मेफोबार्बिटल इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका ड्यूरेशन 10 से 16 घंटे और उससे कई ज़्यादा घंटे हो सकता है। तो अक्सर ये एपिलेप्सी में या फिर लॉन्ग टर्म सीजर कंट्रोल में यूज़ होगी। शॉर्ट एक्टिंग में जो आप देख रहे हो बिटोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटोल 3 से 8 घंटे, ठीक है। तो इनको इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स भी कहते हैं। सेडेटिव और हिप्नोसिस कराते हैं आजकल, क्लिनिकल यूज़ बहुत लिमिटेड है इनका। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में इनकी ड्यूरेशन सिर्फ कुछ मिनट्स की है, ठीक है। थायोपेंटल सोडियम, मैथोहेक्सिटल, ठीक है। तो यूजेस के तौर पे ये आईवी इंजेक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स में और इमरजेंसी एनेस्थीसिया इंडक्शन में भी यूज़ होते हैं ये। वेल तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं। आप कह सकते हैं कि क्यों बार्बिचुरेट्स को बहुत आज के टाइम पे बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इनका बहुत सीवियर है, ओवरडोज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, थेरापेटिक इंडेक्स बहुत नैरो है, ठीक है। और टॉलरेंस बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है, आदत लग सकती है। अगर इन दवाइयों को लंबे समय से खा रहे हो, अचानक से छोड़ देंगे विथड्रॉवल पे, दौरे पड़ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, एंड ड्रग इंटरेक्शंस हो सकता है, हेपेटिक एंजाइम इंडक्शन, ठीक है। और इसी वजह से रूटीन इंसोम्निया और एंजाइटी में इसका यूज़ लगभग बंद हो चुका है, ठीक है। अदर सीएनएस डिप्रेशंस जो आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, इसमें मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जैसे कि रामेल्टन वगैरह जो आप इसमें देखोगे, ठीक है। तो जो मेलाटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं MT1 MT2, इनको एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। सर्काडियन रिदम के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको रेगुलेट करती हैं। और स्लीप ऑनसेट इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल। तो यूज़ क्या है, स्लीप ऑनसेट, इंसोम्निया, एल्डरली पेशेंट्स, इन सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, ठीक है। दैट्स इट। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं। अब ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सेडेटिव, जैसे इसमें आप क्लोरप्रोमाज़िन देख रहे हो, सारी चीज़ें ये भी हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। हिस्टामिन वेकफुलनेस मेंटेन करता है, उसको ब्लॉक करने से ड्रॉजीनेस आती है। तो टेम्पररी इंसोम्निया में या मोशन सिकनेस में या एलर्जी के साथ सेडेशन वगैरह में इन चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो कौन सी ड्रग बेटर होगी सेडेटिव एक्शन के लिए? सबसे बेस्ट ऑफ चॉइस हमारे लिए बेंजोडाइजेपिन्स, क्योंकि बेटर सेफ्टी है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत लेस है, और इफेक्टिव एंजाइटिक एक्शन है, कंट्रोल सेडेशन है, और ओवरडोज का रिस्क बहुत लोअर है, ठीक है। तो डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, अल्प्राज़ोलाम, ये सारी चीज़ें। फिर बार्बिचुरेट्स, ठीक है, सेडेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ओवरडोज और डिपेंडेंस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रूटीन सेडेशन के लिए प्रेफर्ड नहीं है। कौन सी ड्रग बेटर होगी हिप्नोटिक के लिए? तो मॉडर्न फर्स्ट चॉइस हमारी नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, जो जी ड्रग्स आते हैं, स्पेशली फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड इंसोम्निया के लिए। बाकी शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्टिंग में आप बेंजोडाइजेपिन्स को सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए ले सकते हो, तो ज़ोलपेडम, ज़ोपिक्लोन, एज़ोपिक्लोन, ठीक है, टेमाज़ेपम, ट्राइज़ोलम, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो वेल अगर आपसे कोई भी पूछे आप कि इसमें से विच क्लास इज मोस्ट कॉमनली यूज टुडे, तो करंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में बेंजोडाइजेपिन्स और नॉन बेंजोडाइजेपिन्स सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। क्यों? बेटर सेफ्टी प्रोफाइल, वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स, लो रिस्क ऑफ फेटल ओवरडोज, लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इफेक्टिव एंजियोलाइटिक और हिप्नोटिक इफेक्ट है, बेटर पेशेंट कॉम्प्लेक्स है, बेटर कंट्रोल एंड सोनिया और एंजाइटी पे। चाहे आप किसी भी बार्बिचर से कंपेयर करें, बहुत कम
सीरियस एडवर्स इफेक्ट इसके हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। देखिए, सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम कंटिन्यूअसली दो अपोजिट सिस्टम के बैलेंस पर काम करते हैं, ठीक है। एक है एक्साइटेटरी सिस्टम और एक दूसरा है इनहिबिटरी सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स अगर बैलेंस में रहें तो हम नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, सोते हैं और जगते हैं। अगर इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाए तो एंजाइटी, इंसोम्निया, सीजर्स या कोमा जैसे डिसऑर्डर्स ये डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम वर्क्स थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। और न्यूरॉन तीन मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला डेंड्राइट्स जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है, सेल बॉडी जिसको सोमा बोलते हैं, और एक्सॉन्स जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। तो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक न्यूरॉन सेल दिख रही होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे एक सेल की बॉडी दिख रही है, ओवरऑल जो मेजर पार्ट है इसमें। फिर आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं सबसे टॉप पे जो येलो कलर का पोर्शन है, और सबसे सबसे नीचे एक्सॉन जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। डेंड्राइट्स बेसिकली सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और एक्सॉन क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। हर सेकंड हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है, ठीक है। इस इम्पल्स को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा जो सिग्नल है वो है केमिकल सिग्नल। ध्यान समझना, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दूसरा केमिकल सिग्नल। केमिकल सिग्नल क्या करता है, दो न्यूरॉन्स के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, उनके बीच एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, ठीक है। उसी को हम साइनैप्स बोलते हैं। यहीं पर कम्युनिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होती है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल सिग्नल। एक इलेक्ट्रिकल हो गया जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और दूसरा केमिकल सिग्नल जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है, थ्रू द साइनैप्स। अब सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर है जो न्यूरॉन से रिलीज होकर दूसरे न्यूरॉन जिसके रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है और सिग्नल को आगे ट्रांसमिट या इनहिबिट करता है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ दूसरे तरीके से ये चीज़ें। ठीक है, जैसे अभी अब आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है, एक कुछ मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है। समझने के लिए हो गए डेंड्राइट्स, ठीक है, ये बॉडी और नीचे एक्सॉन टर्मिनल्स। अब एक न्यूरॉन में और बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप ये देखिए, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये जो बीच का स्पेस आप देख रहे हो, ये वाला स्पेस, इसी को हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं साइनैप्स। अब देखो, सबसे सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया तीन तरीके से चीज़ें होती हैं। आप जो सेल बॉडी देख रहे हो यहाँ पे, ये कंप्लीट बॉडी, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा ये जो डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है, और ये एक्सॉन्स हैं, ठीक है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब एक्सॉन्स क्या करेंगे, सिग्नल्स कहाँ से ट्रांसमिट करेंगे, जहाँ से, ठीक है, एक्सॉन ट्रांसमिट करेंगे और अगला साइनैप्स से होते हुए जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे वो जिनको डेंड्राइट्स वापस से रिसीव कर लेंगे। मैंने बताया हर सेकंड हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये कम्युनिकेशन दो तरीके से मैंने बताया, एक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है, इस इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और दूसरा केमिकल सिग्नल। दो न्यूरॉन्स के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, उनके बीच एक माइक्रोस्कोपिक, तो इसी साइनैप्स के थ्रू, साइनैप्स से होते हुए हमारा पोस्ट साइनेप्टिक, देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं अब यहाँ पे,
ये जो पोर्शन है इसको हम बोल सकते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है, हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। अभी होते हैं मगर किसके थ्रू होते हैं, अब हम ये बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर है। अभी हमने बात किया ना केमिकल मैसेंजर की तरीके से, तो केमिकल मैसेंजर है जो एक न्यूरॉन से रिलीज़ होकर दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है और सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट या फिर इनहिबिट करता है। तो neurotransmitters are endogenous chemical messengers that transmit signals from one neuron to another cross a synapse। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो ये साइनैप्स को क्रॉस करके। एग्जाम्पल के तौर पे दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक इनहिबिटरी जो चीज़ों को एक्साइटेशंस को रोके, और दूसरा एक्साइटेटरी जो क्या करे, एक्साइटेशन को बढ़ाए, ठीक है, चीज़ों को एक्साइट करे। दोनों को मिक्स करके मैं आपको उनके नाम बता दे रहा हूँ, ग्लूटामेट, गाबा। ग्लूटामेट हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके अलावा एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामाइन, ऑल्सो ये सारी चीज़ें भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो अब बात आती है क्या न्यूरो के जो साइनैप्स हमारा है ये सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस है या एक मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे दो चीज़ें कनेक्ट ना होते हुए भी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, साइनैप्स में होता क्या है, ठीक है, मान लीजिए न्यूरॉन ए को सिग्नल मिला, हम इस जो ऊपर आप न्यूरॉन देख रहे हो इसको हम बोल देते हैं न्यूरॉन ए, दिस इज ए। ठीक है, न्यूरॉन ए को सिग्नल मिला, ठीक है। अब न्यूरॉन ए में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मीन्स एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, ठीक है। फिर क्या होगा स्टेप 2 में, ठीक है, इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे इम्पल्स क्या होंगी यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल तक ट्रैवल करेंगे। चलो मैं आपको यहाँ पे इम्पल्सेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इम्पल्सेस आएंगी और ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इन पे ट्रैवल करेंगी कुछ इस तरीके से। अब जब इम्पल्सेस एक्सॉन टर्मिनल्स पे ट्रैवल करती हैं, ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होता है। जैसे यहाँ पे आएंगे कौन सा चैनल ओपन होगा, कैल्शियम चैनल, ठीक है। कैल्शियम आयंस न्यूरॉन के अंदर एंटर करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं कुछ वेसिकल्स में कंटेन मेम्ब्रेन्स में फ्यूज़ करते हैं और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब इसी साइनैप्स में, ये जो आप जगह देख रहे हो ये वाली, ठीक है, इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में फ्यूज़ कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट न्यूरॉन, ये जो हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन है इसके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं जो इसके डेंड्राइट्स में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाइंड होते हैं। तो यहीं पे आप देखोगे टू टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बॉडी में। न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, पहला एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा इनहिबिटरी। ये दोनों कंटिन्यूसली एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। अभी से आप मेरे साथ साथ एक एग्जांपल लेके चलिए किसी बाइक या किसी भी ऐसा व्हीकल का जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सेलरेटर जो उसकी स्पीड को बढ़ाता है, आप उस एक्सेलरेटर को मान लीजिए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरा है ब्रेक, ठीक है, जो कि आप मान लीजिए उसको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। आपको पता है दोनों के बिना ही हमारा काम नहीं चलेगा, स्पीड अगर ज़्यादा है तो हमें ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और जब तक ब्रेक छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारी स्पीड बैलेंस होगी नहीं। तो ऐसे में दोनों चीज़ों को जब हम समझ के मैनेज करके चलाते हैं बाइक को तो हमारी गाड़ी एक एक्चुअल स्पीड बनी रहती है, जिससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जब चाहे हम रोक दें जब चाहे आगे बढ़ा दें, सिंपल सी बात है। तो हम इसमें बात करेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल हैं जो न्यूरॉन को एक्टिव करते हैं और उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, वो बढ़ा देते हैं। अब ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इंक्रीज
न्यूरोनल एक्टिविटी बाय मेकिंग द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मोर लाइकली टू फायर एक्शन पोटेंशियल, मीन्स ये न्यूरॉन सिस्टम का एक्सेलरेटर है, ठीक है। तो मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अभी मैंने आपको बताया गाबा, सॉरी ग्लूटामेट। सीएनएस का सबसे इंपॉर्टेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? ग्लूटामेट। देखो जो हम चीज़ों को याद करते हैं, जो उनको स्टोर करके रखते हैं, मेमोरी, सोचना, हमारा अलर्ट होना, हमारा कॉग्निशन, ये सब का काम करते हैं ही ग्लूटामेट, ठीक है। इसके अलावा एस्पार्टेट जो ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एस्टाइलकोलिन भी लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, स्केटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन अलर्टनेस, अटेंशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, वेकफुलनेस, इन सब के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारे हो गए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी जो हमारे दूसरे आते हैं वो है इनहिबिटरी, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज। चलो थोड़ा सा और बात कर लें, अगर क्या होगा अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत बढ़ गए। तो न्यूरॉन ईजिली फायर करता है। फायर का मतलब जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। इससे क्या होगा? अलर्टनेस बढ़ जाएगी, ब्रेन एक्टिव हो जाता है, वेकफुलनेस इंक्रीज होती है, रिफ्लेक्सेस हमारे बढ़ते हैं, अटेंशन इंप्रूव होती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, एंजाइटी भी इंक्रीज हो सकती है। अगर एक्साइटेटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो बेचैनी, एंजाइटी, नींद ना आना, हाथ पैर काँपना, दौरे भी पड़ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे एग्ज़ाम के एक दिन पहले स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं, है ना, ब्रेन ओवर एक्टिव है, नींद नहीं आ रही है, दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, ये कंडीशन एक्सेसिव एक्साइटेटरी एक्टिविटी का एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की जो प्रोबेबिलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स डिक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बाय मेकिंग द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन लेस लाइकली टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। तो ये न्यूरॉन्स, ये नर्वस सिस्टम का एक ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। अब मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? गाबा। ये सीएनएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। लगभग ब्रेन के 30 से 40% साइनैप्स ये गाबार्जिक होते हैं, ठीक है। मीन्स जहाँ पे गाबा रिसेप्टर्स मौजूद हो। तो ये एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, स्लीप को प्रमोट करेंगे, मसल को रिलैक्स करेंगे, सीजर को प्रिवेंट करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ओवर एक्साइटेशन से बचाएंगे। गाबा के अलावा दूसरा जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो है ग्लाइसिन, ठीक है। कौन सा है? ग्लाइसिन, ठीक है। मेनली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मसल टोन को रेगुलेट करता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन इनहिबिटरी एक्टिविटी इंक्रीजेस। देखो न्यूरॉन फायर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, रिजल्टिंग बहुत ज़्यादा कामनेस, रिलैक्सेशन। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर ये एक्टिव होता है तो बंदा काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, थोड़ा सडेशन, सडेशन मीन्स फीलिंग ऑफ वेलबींग, अच्छे से सो सकता है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, एंड सीजर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कम हो जाए तो इनकी एक्टिविटी और कम हो जाती है। तो क्यों बैलेंस इम्पॉर्टेंट है? नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए एक्साइटेशन इज इक्वल टू इनहिबिशन, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्साइटेशन ज़्यादा है तो एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया, एपिलेप्सी, हाइपर एक्टिविटी। अगर इनहिबिशन बहुत ज़्यादा है तो एक्सेसिव सेडेशन, ड्राउजीनेस, इंसान कोमा में जा सकता है, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है। अभी ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, दोनों कौन कौन से चैनल्स को ओपन करते हैं, ये तो मैं आपको मैकेनिज्म के साथ ही समझा दूंगा। डीपोलराइजेशन वर्सेस हाइपर पोलराइजेशन क्या होगा ये भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और जो भी सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, कैसे यहाँ मैकेनिज्म्स काम करेंगे, ठीक है, कैसे हमारी चीज़ें इस पर वर्क करेंगी, दवाइयाँ कैसे काम करेंगी, आखिर ब्रेन पे किस न्यूरोट्रांसमीटर को कब रोकना है, कब बढ़ाना है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे देखा आज, ठीक है। एंड ओके, तो अब इसमें हमारा मैकेनिज्म में क्या है, एनहांसमेंट ऑफ गाबा मेडिएटेड इनहिबिशन ये देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म हमारे हीट बेंजोडाइजेपिन्स के तौर पे भी है, बारबिट्रेट्स के तौर पे भी है, ठीक है।
तो जो भी सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे देख के समझेंगे। दैट्स इट। तो कल क्लास में कोशिश करेंगे मैकेनिज़्म मैं दोनों का आपको समझा दूँ, ठीक है? कैसे काम करेंगे, किस चैनल को कब क्या ओपन करना है, दैट्स इट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।